एक लड़का था जो दूसरी दुनिया में रीइंकारनेट हो गया। उसने अवेकन किया एक पावरफुल एबिलिटी जिसे कहते हैं वाटर मैनिपुलेशन। ये स्किल सिर्फ पानी को उसकी डोमेन नहीं बनाती थी, बल्कि उसे खतरनाक एक्वाटिक बीस्ट्स को टेम करके अपने लॉयल पेट्स में बदलने की पावर भी देती थी। लेकिन उसने यहीं रुकने की बजाय इन क्रीचर्स को इवॉल्व करना शुरू किया, उन्हें उनकी नेचुरल लिमिट से आगे पुश करते हुए, ताकि वो खतरनाक सी मॉन्स्टर्स बन सकें। कहानी की शुरुआत जहां लियांग खड़ा था सूरज के उगने का ब्रेथ टेकिंग व्यू लेते हुए। आसमान में गोल्डन लाइट चमक रही, लेकिन तभी उसके पिताजी की आवाज ने उसे रियल वर्ल्ड में वापस खींच लिया। आवाज सुनना ऐसा था जैसे सालों बाद कुछ फेमिलियर सुनाई दिया हो। बिना कुछ सोचे समझे लियांग अपने पिताजी की तरफ दौड़ पड़ा, डिटरमिन्ड कि वो उस दिन का पूरा मजा लेगा। उन्होंने सुबह लेक पर बिताई, अपने जाल में फंसी मछलियों को चेक करते हुए। ये दिन किसी भी आम दिन जैसा ही था, लेकिन काफी फन फिल्ड था। जैसे एक बार एक क्रैब ने उसके पैर पर चिपक लिया और पिताजी हंसी के मारे खाना चोक करते करते बच गए। उन्होंने अपनी बोट के साइड में कार्विंग्स भी की, बस मजे के लिए। शाम तक सूरज डूबने लगा और वो शोर पर बैठकर व्यू एंजॉय करने लगे। तभी लियांग ने एक रेड कार्प को स्विमिंग करते हुए देखा। उसकी स्केल फेडिंग सनलाइट में ग्लिमर कर रही थी। ये बहुत रेयर साइट थी और लियांग बिना सोचे लेक में कूद गया, लेकिन पानी में कूदते ही फिश गायब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था, पूरा लेक खाली था, जैसे वहां कोई लाइफ ही ना हो। अचानक लियांग को लगा जैसे वो आगे मूव नहीं कर पा रहा। उसका चेस्ट टाइट हो गया, हाथ पैर भारी लगने लगे। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, काश उसके पिताजी उसे बाहर खींच लें। लेकिन उसकी दुनिया डिम होने लगी और अचानक लंग जाग गया। लेकिन उसके पिताजी वहां नहीं थे। उसके सामने दो अजनबी खड़े थे और यहीं उसे हकीकत का एहसास हुआ। उसका अपने पिताजी के साथ बिताया दिन सिर्फ एक ड्रीम था। असल में लियांग को उन लोगों ने कैद कर लिया था। जैंग, जो उसे गाइड करने का वादा कर रहा था, ने उसे धोखा दिया। असली मकसद था लियांग को एक खतरनाक वाटर मॉन्स्टर के लिए बेट की तरह यूज करना। लियांग ने काम रहकर स्थिति को समझा। ये उसकी पहली जिंदगी नहीं थी। लियांग एक ट्रांसमाइग्रेटर था जो 1 महीने पहले इस दुनिया में आया था। उसने एक ऐसे लड़के की बॉडी ले ली थी जो इलनेस के कारण मर चुका था। इस नई दुनिया में लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स रखते थे। यहाँ इंसान अपनी बॉडी और माइंड को ट्रेन करके ह्यूमन लिमिट्स को सरपास कर सकते थे। इन्हें कल्टीवेटर्स कहते थे। लेकिन ये पावर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी, जानवर भी इवॉल्व कर सकते थे, और जो ऐसा कर पाते थे उन्हें कहते थे मिथिकल बीस्ट। तभी एक खतरनाक वाटर बीस्ट लेक में सरफेस हुआ। जैंग जैसे सीजन्ड कल्टीवेटर के भी पैर कांपने लगे। उसने सोचा था कि बीस्ट छोटा होगा, लेकिन यह इतना बड़ा था कि उसकी बोट हिलने लगी। जैंग ने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव अनलीश की, लेकिन बीस्ट ने उसे एक बाइट में निगल लिया। उसकी बोट भी टुकड़े टुकड़े हो गई। जैंग की हालत खराब थी और उसने लियांग को बेट की तरह यूज करने का फैसला किया। उसने लियांग का हाथ काटा और उसे पानी में फेंक दिया। खून की गंध से मॉन्स्टर का ध्यान भटक सकता था। लियांग पानी के नीचे डूब रहा था। उसकी रिस्ट्रेंट्स उसे और गहराई में खींच रही थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने रोप्स को अपने दांतों से काटा और खुद को आजाद किया, लेकिन ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और वो बहुत गहराई में जा चुका था। तभी उसे एक विजन दिखा। उसके पिताजी का हार्ट उसकी तरफ बढ़ा। उसने इंस्टिंक्ट से उसे पकड़ने की कोशिश की और उसका हार्ट एक लकड़ी के लॉग पर पड़ा। ये वही लॉग था जिसमें उसने और उसके पिताजी ने कार्विंग्स की थी। इमोशन की लहर उसे अपने घेरे में ले गई, लेकिन तभी मॉन्स्टर ने उसकी लेग पकड़ ली और उसे लेक की गहराई में अपनी लैर तक खींच लिया। वहां उसने देखा बॉडीज, रेक्ट बोट्स और ट्रेजर के ढेर। लियांग जानता था कि अब बचना नामुमकिन था। उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए अपने पिताजी से माफी मांगी। तभी कुछ अजीब हुआ। उसका खून जो पानी में बह रहा था लेक बेड तक पहुंचा और कुछ एंशिएंट चीज को छू गया। वहां एक फॉरगॉटन ट्रेजर दबी हुई थी, अ वाटर कॉल्ड्रन, और उसके अंदर कोई एंशिएंट बीइंग जाग उठा। उस पल लियांग कू के अंदर एक अजीब सी शक्ति दौड़ने लगी। वो पावर कुछ ऐसी थी जो उसे जानी पहचानी लग रही थी, कुछ वैसी ही जैसे गेम्स में होता था जो वो अपनी ट्रांसमाइग्रेशन से पहले खेला करता था। एक गेम सिस्टम की तरह उसकी प्राइमरी एबिलिटी थी वाटर मैनिपुलेशन। पल भर में सब कुछ बदल गया। अब पानी उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका डोमेन बन चुका था। उसके घाव खुद ब खुद ठीक होने लगे। उसका शरीर मजबूत हो गया और उसे ऐसा लगा जैसे वो पानी पर नहीं बल्कि सॉलिड ग्राउंड पर खड़ा हो। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आया जो उसे समझाने लगा कि उसे एक नई स्किल मिली है, वाटर कंट्रोल, जिससे वो पानी की करंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है और पानी के अंदर सांस ले सकता है। लेकिन ये सब सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि वाटर बीस्ट ने फिर से अटैक किया। लेकिन इस बार लियांग कू हेल्पलेस नहीं था। सिर्फ एक थॉट के साथ उसने पानी को ट्विस्ट और सर्ज करते हुए बीस्ट को बीच में रोक दिया। हालांकि ये पावर नई थी और उसे पूरी तरह से कंट्रोल करना आसान नहीं था। बीस्ट ने स्ट्रगल किया और वाटर होल्ड से खुद को आजाद कर लिया, लेकिन अब लिंग के लिए पानी कोई रेजिस्टेंस नहीं था। उसने आसानी से उस मैसिव बीस्ट के अटैक को डॉज कर लिया, लेकिन सिर्फ बचते रहना कोई सोल्यूशन नहीं था। उसे इस बीस्ट को हराने का कोई और तरीका चाहिए था। तभी सिस्टम ने रिवील किया कि उसकी एक और स्किल थी, ब्लड डोमिनेशन। अपना खून इस्तेमाल करके वो एंशिएंट रून्स इंस्क्राइब कर सकता था, जिससे वो एक्वाटिक स्पिरिट बीस्ट्स के साथ कंट्रैक्ट बना सके। प्लान तैयार हो चुका था। जब बीस्ट ने फिर से अटैक
अटैक किया, लिंग ने अपनी वाटर कंट्रोल स्किल का इस्तेमाल किया और उसे कुछ सेकंड के लिए रोक दिया। उसी दौरान उसने अपने खून से एक ब्लड डोमिनेशन टैलिस्मन बनाया और उसे बीस्ट के सिर पर चिपका दिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनाना इतना आसान नहीं था। ये एक स्पिरिचुअल फोर्स की लड़ाई थी। बीस्ट ने पूरी ताकत से विरोध किया, उसकी सोल को क्रश करने की कोशिश की। लिंग का विजन डार्क हो गया, उसका शरीर स्टिफ हो गया। पर बीस्ट ये भूल गया कि हमारा लड़का 2 जिंदगियां जी चुका है। अपने कंबाइंड सोल स्ट्रेंथ के साथ लिंग ने आखिरकार बीस्ट की रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्ट सील हो चुका था। लिंग कू सरफेस पर वापस आया, पानी तोड़ते हुए। एक गहरी सांस लेते हुए उसने पहली बार राहत महसूस की। बीस्ट अब उसका दुश्मन नहीं बल्कि एलाई बन चुका था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो इस मैसिव बीस्ट को लेकर विलेज में नहीं जा सकता था। इसलिए उसने उसे लेक में ही रुकने का ऑर्डर दिया और उनके स्पिरिचुअल लिंक के जरिए वो उसे कभी भी समन कर सकता था। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी और उसकी क्रू विलेज में वापस आए। उनके साथ स्टीवर्ट जुंग भी था। उन्हें लगा कि लियांग कू मर चुका होगा, तो वो उसके घर का दरवाजा तोड़कर घुस गए। पर अंदर जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। लियांग कू बिल्कुल जिंदा उनके सामने खड़ा था। पूरा ग्रुप टंड रह गया। लेकिन ये शौक ज्यादा देर नहीं टिका। स्टीवर्ट जुंग का गुस्सा फूट पड़ा। उसने लियांग को सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार ठहरा दिया। लियांग ने सब कुछ रिफ्यूट किया और सारा इल्जाम उस बूढ़े आदमी पर डाल दिया। लेकिन वो चालाक गधा था। उसने उल्टा एक्यूज कर दिया कि लियांग बीस्ट के साथ मिला हुआ है। अब लियांग सिर्फ ट्रबल मेकर नहीं बल्कि मॉन्स्टर भी बन चुका था। लेकिन लियांग को अपनी पिछली लाइफ से ये सब झेलने की आदत थी। इस बार उसने डिसाइड किया कि वो किसी को भी अपने साथ खिलवाड़ नहीं करने देगा। और फिर उसने दिखाया कि अगर पानी उसकी डोमेन है तो वो अनस्टॉपेबल है। मैं इन बास्टर्ड्स के आगे नहीं झुकूंगा, न अब न कभी। विदाउट हेजिटेशन लियांग कू ने ओल्ड गूस को टैकल किया। उसे इतनी जोर से पीछे धकेला कि वो लड़खड़ा गया। उसका फोकस तुरंत नियरेस्ट वाटर बेसिन पर लॉक्ड हो गया। अगर ये लोग मुझे मॉन्स्टर बनाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं उन्हें दिखाता हूँ कि एक रियल मॉन्स्टर कैसा होता है। वाटर उसके आर्म के चारों तरफ सर्ज होने लगा, ट्विस्टिंग और कॉइलिंग लाइक अ लिविंग सर्पेंट। उसका गुस्सा उसके फोकस को और शार्प बना रहा था और एक मोमेंट के लिए वो रेडी था कि इन सबको अपने साथ ग्रेव तक ले जाए। लेकिन जैसे ही वो हेल अनलीश करने वाला था, उसका चाइल्डहुड फ्रेंड और विलेज चीफ रश करके बीच में आ गए। चीफ की आवाज केओस के बीच एकदम क्लियर और अथॉरिटेटिव थी, जिसने लिंकू को भी रुकने पर मजबूर कर दिया। चाहे ओल्ड चीफ कितने ही एंशिएंट क्यों न लगते हों, वो डायनेस्टी के ऑफिशियल थे और उनके पास रियल अथॉरिटी थी। ये बात स्टीवर्ट भी समझ गया और उसे कंप्लाई करना पड़ा। लेकिन जाते जाते स्टीवर्ट ने चीफ को एक वेनम फिल्ड ग्लेयर दिया और धमकी दी कि उसका मास्टर शाओ इस बात के बारे में जरूर सुनेगा। चीफ बिल्कुल अनफेज्ड रहा। उसे पता था कि ये बस एक हॉलो थ्रेट है, क्योंकि स्टीवर्ट का मास्टर भी उनके सामने झुकता। सिचुएशन सेटल होने के बाद लियांग ने एक स्लो सांस ली और चीफ को थैंक्स दिया। लेकिन उसके मन में एक बात क्लियर थी, ये एंड नहीं है। ऐसी सिचुएशंस बार बार होती रहेंगी अगर मैंने कुछ किया नहीं। लियांग ने डिसाइड किया कि अगर उसे इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो उसे अपने सिस्टम का फुल यूज करना होगा और जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उसने नोटिस किया कि उसका वाटर एसेंस इंक्रीज हो रहा था। इनिशियली वो कंफ्यूज था, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आया कि इसका कनेक्शन उसकी क्रोकोडाइल पेट से है। इंट्रीग्ड उसने नाइटफॉल का वेट किया और लेक पर वापस गया। अपनी स्पिरिट लिंक एक्टिवेट करके उसने अपने वाटर बीस्ट को बुलाया। जब बीस्ट सरफेस्ड हुआ, वो बाइट साइज्ड था, जो लेंको को काफी सरप्राइज कर गया। तभी सिस्टम ने चाइम करके समझाया कि कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट्स अपने बॉडी साइज को एनर्जी कंजम्पशन मैनेज करने के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन लेंको का फोकस और क्यूरियोसिटी वाटर एसेंस पर थी। उसने अपने क्रॉक को कमांड दिया कि वो उसे सोर्स तक ले जाए। क्रॉक ने इंस्टेंटली डाइव किया और लेंको ने फॉलो किया। क्रॉक ने उसे एक हिडन अंडर वाटर केव तक पहुंचाया। जैसे ही लेंको अंदर गया, उसकी आंखें वाइडन हो गईं। केव के फ्लोर पर लेजेंडरी स्पिरिट प्लांट्स फैले हुए थे जो फेंटली ग्लो कर रहे थे। उसने एक प्लांट को टच किया और तुरंत सिस्टम ने प्रॉम्प्ट किया, गिविंग हिम द ऑप्शन टू अब्सॉर्ब लूट ड्रॉप। मैं ये मिस नहीं कर सकता, उसने सोचा। स्पिरिट प्लांट्स काफी रेयर होते हैं और इनके यूनिक इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ तो एक पूरा ट्रेजर था। उसने बिना टाइम वेस्ट किए सब गैदर करना शुरू किया। क्रॉक ने भी कुछ प्लांट्स खा लिए और ब्लोटेड होकर फ्लोट करने लगा। लेंको ने एक के बाद एक प्लांट्स अब्सॉर्ब करना शुरू किया। हर प्लांट ने उसके वाटर एसेंस को एक से बढ़ा दिया। टेस्ट भी डिलिशियस था, जो प्लांट्स गॉबल करने को और इजी बना रहा था। अब्सॉर्प्शन के बाद उसका वाटर मंकी ब्लड लाइन फ्यूजन 5% से 60.5% तक बूस्ट हो गया, जो एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट थी। अब वो कॉन्फिडेंट था कि अगर वो उन बास्टर्ड्स से दोबारा टकराया तो उन्हें इजीली हरा सकता था। लेकिन अभी के लिए उसके पास एक और इशू था। ऑटम सीजन खत्म होने वाला था और क्रोकोडाइल सून हाइबरनेशन में चले जाएंगे। उसने डिसाइड किया कि वो अभी मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा जितना जल्दी हो सके। क्रॉक को फिश हंट करने के लिए भेजा और ह्यूज हॉल स्टैक किया, जिसे मर्चेंट्स को बेच दिया। जब लेंकू अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान कर रहा था, तभी ओल्ड गूस ने खुद को सेटअप कर लिया। उसने लेंकू को अपोलोजाइज करने और एक मील पर इनवाइट किया जो बोट पर रखा गया था। लेंकू समझ गया था कि ये ट्रैप था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो इस बार गेम खेलेगा। मीनवाइल स्टीवर्ट ने ओल्ड गूस को पनिशमेंट दी थी, लेकिन उसका अल्टीमेट प्लान कुछ और ही था। मास्टर शाओ को रेयर ऑर्फन मटेरियल चाहिए था और ओल्ड गूस को लेंकू को किडनैप करने का ऑर्डर दिया गया था। ओल्ड गूस को इमॉर्टैलिटी का लालच दिया गया था और उसने एक पावर बूस्टिंग सील
एक्सेप्ट कर लिया, जिससे उसकी स्ट्रेंथ टेम्पोरेरीली बढ़ गई थी। ओल्ड मैन ने सोचा कि लानू को जिंदा पकड़ना आसान होगा, लेकिन ब्रूट फोर्स से पहले उसने एक चालाक तरीका अपनाने का फैसला किया। जहर। प्लान सिंपल था, सूप में ऐसा टॉक्सिन मिलाना जो मार न सके, बस लानू को इतना कमजोर कर दे कि वो ना चिल्ला सके और ना ही विरोध कर सके। लेकिन अफसोस, लानू के पास सब्र बिल्कुल नहीं था। उसने सूप का एक घूंट लेने की बजाय सीधे वायलेंस चुनी। एक झटके में उसने अपने हाथ से पानी की धार छोड़ी, जो सीधा बुजुर्ग के सिर पर लिपट गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पानी ने उसे पूरी तरह से सफोकेट कर दिया। उसने छटपटाने और इनविजिबल ग्रिप को हटाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। वह चिल्ला भी नहीं सका और फिर सब कुछ काला पड़ गया। जब उसे होश आया तो चारों तरफ अंधेरा था, रात हो चुकी थी। उसका शरीर दर्द में था और दिमाग घूम रहा था। सबसे बुरी बात, वह बंधा हुआ था। उसने तुरंत इनोसेंट बनते हुए लानू से पूछा कि वो उसके साथ क्या करने वाला है, लेकिन लानू उसकी चालाकी में नहीं फंसा। उसे पहले ही पता चल गया था कि बुजुर्ग को ब्राइब्ड किया गया था। लानू को पता था कि क्या करना है। उसने उस बुजुर्ग को वहीं ले जाने का फैसला किया जहां उसने पहली बार वाटर बीस्ट को देखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह बीस्ट उसका था। जब बुजुर्ग को एहसास हुआ कि उसकी जान खतरे में है, उसने माफी मांगनी शुरू कर दी और सब कुछ बताने का वादा किया। उसने खुलासा किया कि स्टीवर्ड ने उसे लानू को एब्डक्ट करने के लिए कहा था, और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि और ऑर्फन बच्चों को भी। जियाओ मैंशन के लिए वो लोग इंसान नहीं बल्कि मटेरियल्स थे, एक सेलेस्टियल पिल को रिफाइन करने के लिए जो इमोर्टैलिटी दे सकता था। यह सुनकर लानू को समझ आ गया कि जियाओ परिवार कितना खतरनाक है। उसने तय किया कि उसे जल्द से जल्द कल्टीवेटर बनना होगा। पिंगयांग सिटी में 3 मार्शल आर्ट्स स्कूल्स थे, लेकिन यांग स्कूल सबसे ताकतवर थी। वहां के मास्टर की लेजेंडरी एबिलिटी थी, वह हाथों से पत्थर और सोना तोड़ सकता था। अगर लानू वहां शामिल हो जाता तो जियाओ परिवार उसे इतनी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाता। पर प्रॉब्लम यह थी कि यांग स्कूल में एडमिशन के लिए कम से कम 8 टाल सिल्वर चाहिए थे, जबकि उसके पास सिर्फ 2 थे। इसका मतलब था कि उसे जल्दी से जल्दी पैसा कमाना होगा। लानू ने फिर से पानी में जाकर शिकार करना शुरू किया। उसकी स्विमिंग स्किल्स काफी इंप्रूव हो चुकी थी, थैंक्स टू उसके पेट क्रॉक जो उसका स्पारिंग पार्टनर बन गया था। लानू ने अपनी वाटर मैनिपुलेशन एबिलिटी का यूज करते हुए एक नई टेक्निक डेवलप की, पानी को कंप्रेस करके उसे एनर्जी बूस्ट के लिए इस्तेमाल करना। एक दिन जब सब नॉर्मल लग रहा था, उसने पानी में 2 स्पिरिचुअल फिश देखी। वह जानता था कि यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसने अपने क्रॉक को एक मछली के पीछे भेजा और खुद दूसरी के पीछे गया। अपनी टेक्निक का यूज करके उसने मछली को जल्दी ही पकड़ लिया, लेकिन तभी गहराई से एक मैसिव वाटर बीस्ट ने उस पर हमला कर दिया। यह वही 6 बार्ब्ड फिश थी जो लोगों को खा जाती थी। लानू ने बीस्ट से लड़ाई की और उसकी क्रॉक पेट ने भी पूरी ताकत से साथ दिया। आखिरकार उन्होंने उस बीस्ट को सबड्यू कर लिया। अब लानू के पास एक और पावरफुल बीस्ट थी जिसे उसने चंकी नाम दिया। इसके बाद उसने स्पिरिचुअल फिश का यूज करके वाटर एसेंस एक्सट्रैक्ट किया और यह देखा कि इससे उसकी फ्यूजन रेट इंप्रूव हो सकती है। लेकिन उसे याद था कि उसे यांग स्कूल में एडमिशन के लिए पैसे चाहिए, इसलिए उसने एसेंस को होल्ड किया और अपने मिशन पर फोकस किया। स्टोरी आगे बढ़ती है। लियांग ने यिक्सिंग मार्केट में कदम रखा, जहां ढेर सारे लोग सामान खरीदने के लिए जुटे थे। वो अपनी स्पिरिचुअल फिश बेचने यहाँ आया था, कॉन्फिडेंट कि ये जगह परफेक्ट रहेगी सही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन मार्केट में लोगों की भारी भीड़ देखकर वो थोड़ा शॉक्ड हो गया। उसे लगा शायद कोई सेलिब्रेशन चल रहा था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो अपनी स्पिरिचुअल फिश। पिछले चैप्टर में हमारा मेन कैरेक्टर लियांग सी दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया था, जहां उसे पानी को मैनिपुलेट करने की पावर मिली थी। ये पावर उसे तब मिली जब उसका खून एक मिथिकल आइटम वाटर कॉल्ड्रन के साथ मिक्स हो गया। और यही नहीं, उसकी पावर्स ने उसे अंडर वाटर ब्रीथ करने की एबिलिटी भी दी। साथ ही वह एक्वाटिक बीस्ट्स को टेम कर सकता था। इस एडवांटेज का यूज करते हुए उसने एक लेजी क्रोकोडाइल और एक बड़ी सी फिश को टेम किया, जिसका नाम उसने चूनी रखा। लेकिन उसका ऑर्फन होना जाओ मैनर की नजर में आ गया, जो ऑर्फन्स को टारगेट करके उनसे पिल्स बनाते थे जो किसी को इमॉर्टल बना सकते थे। इस वजह से लियांग ने डिसाइड किया कि वह एक कल्टीवेटर बनेगा और फाइट बैक करेगा। इसके लिए उसे मार्शल आर्ट्स स्कूल में एनरोल होने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने फिश बेचने का प्लान बनाया। अब नेक्स्ट पार्ट में लियांग यिक्सिंग मार्केट में पहुंच गया, जहां बहुत सारे लोग गुड्स खरीदने के लिए जमा थे। वह यहाँ का अपनी स्पिरिचुअल फिश बेचने आया था, कॉन्फिडेंट कि यहाँ उसे सही कस्टमर्स मिलेंगे। लेकिन मार्केट में इतने लोगों को देखकर वह थोड़ा शॉक्ड हो गया और उसे लगा कि शायद कोई सेलिब्रेशन चल रहा है। तभी उसने एक आदमी को देखा जो एक और स्पिरिचुअल फिश लेकर खड़ा था। उसे समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि क्या हो रहा है। चेन फैमिली का एक मेंबर मार्केट में आया था और वह अपनी स्पिरिचुअल फिश को शो ऑफ कर रहा था, इसलिए क्राउड इतनी मैसिव थी। लेकिन लियांग डिस्करेज्ड होने की बजाय और एक्साइटेड हो गया। यह परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। बिना टाइम वेस्ट किए वह क्राउड को चीरता हुआ आगे बढ़ा, क्यूरियस कि उस आदमी ने क्या कैच किया है। और हाँ, वह सिर्फ देखने नहीं आया था, वह एक मास्टर मैनिपुलेटर था। इसलिए जैसे ही वह क्लोज पहुंचा, उसने अपनी फिश को प्राउडली डिस्प्ले किया। लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए क्राउड ने एक्साइटमेंट की बजाय कंफ्यूजन दिखाया। उसकी फिश को देखकर लोगों ने और नहीं बल्कि रिजेक्शन दिखाया। लोग कहने लगे कि यह स्पिरिचुअल फिश नहीं बल्कि एक अगली डिफॉर्म्ड क्रीचर है, जिसे सिर्फ एक क्लूलेस न्यूबी ही कैच
करेगा और जल्दी ही मॉकरी शुरू हो गई। क्राउड ने उस पर ओपनली हंसना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि चेन, जो स्पिरिट फिश का एक्सपर्ट बताया जा रहा था, भी मुस्कुरा रहा था जैसे वह एक फूल को एम्बैरेस होते देख रहा हो। तभी एक कल्टीवेटर वहां पहुंचा और क्राउड का अटेंशन तुरंत उसकी तरफ चला गया। वह हुई था यांग मार्शल आर्ट्स स्कूल का एक रिस्पेक्टेड मास्टर, और चूंकि चेन उसके क्लोजर खड़ा था, कल्टीवेटर की नजर सबसे पहले उसकी क्रीमसन ब्लड फिश पर पड़ी। बिना हेजिटेशन के उसने प्राइस पूछा, और चूंकि चेन उसकी हाई स्टेटस को पहचान गया, उसने खुद प्राइस नहीं बताया बल्कि कल्टीवेटर को फेयर प्राइस डिसाइड करने दिया, और इस पर हुई ने कैजुअली 3 टेल्स ऑफर की। यह अमाउंट चेन के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था और वह खुशी से ट्वीक हो गया। लेकिन जैसे ही डील पूरी होने वाली थी, लियांग ने सडनली अपनी फिश कल्टीवेटर को दिखाई। ऑनलुकर्स, जो अभी भी मॉकरी पर हाई थे, सोच रहे थे कि वह खुद को और एम्बैरेस करने वाला है। कुछ तो चकल करने लगे, कन्विंस्ड कि वह कंप्लीटली शट डाउन होने वाला है। लेकिन कल्टीवेटर का रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट था। जैसे ही उसकी नजर उस क्रीचर पर पड़ी, वह एक्साइटेड हो गया। उसने उसे एक हॉर्न्ड पोमेट के रूप में पहचाना, जो एक रेयर और हाईली वैल्यूड स्पिरिट फिश थी, और बस उसने इमीडिएटली 6 लियांग्स ऑफर कर दिए। इसके साथ ही पूरा मार्केट शॉक्ड हो गया। वे सब कंप्लीटली रॉन्ग थे और यह अमाउंट मोस्ट फैमिलीज के लिए जनरेशंस में सेव करने जितना था। अब उन्हें रियलाइज हुआ कि असली फूल कौन था, और वह लियांग नहीं था। यहाँ तक कि चेन, जो अभी अपनी सक्सेस पर बैठा था, भी स्पीचलेस हो गया। उसकी एरोगेंस भी यह नहीं छिपा सकती थी कि लियांग ने उसे कंप्लीटली आउटशाइन कर दिया था। लेकिन इस अमाउंट के साथ शॉक एनवी में बदल गया। क्राउड में से एक आदमी ने तो लियांग के खिलाफ एक वेल्ड थ्रेट तक कर दी, इसे जोक के रूप में डिस्गाइज करके। लेकिन लियांग ने इसे इग्नोर कर दिया और ट्रांजैक्शन को कामली पूरा किया, स्टेयर्स और कमेंट्स से कंप्लीटली अनबॉदर्ड। और इसके साथ ही चेन को बैक ऑफ करना पड़ा, क्योंकि अब कल्टीवेटर का इंटरेस्ट उसकी फिश में नहीं था। लेकिन फिश देने से पहले लियांग ने एक स्मार्ट मूव किया। उसने और इन्फॉर्मेशन डिग करने का डिसाइड किया। अगर उसकी फिश की प्राइस क्रिम्सन ब्लड फिश से डबल थी, तो वह जानना चाहता था कि ऐसा क्यों था। इसलिए उसने कैजुअली कल्टीवेटर से पूछा, और लकीली हुई अच्छे मूड में था और उसने एक्सप्लेन करने में कोई इश्यू नहीं लिया। उसने बताया कि यह फिश एक स्पेशल मेडिसिन बनाने में यूज होती है, जो पिल्स बनाने में काम आती है। यह पिल्स ऑर्डिनरी सप्लीमेंट्स नहीं थे, बल्कि यह एसेंस को स्ट्रेंथन करते थे और एनर्जी को रिफाइन करते थे, जिससे कल्टीवेटर्स ब्लड फ्लो बैरियर को ब्रेक कर पाते थे, जो मार्शल कल्चर में एक क्रिटिकल स्टेज है। और कोइंसिडेंटली हुई इसी बॉटलनेक पर था, जिससे यह फिश उसके लिए एक्सट्रीमली यूजफुल थी। इससे लियांग का पर्सपेक्टिव वाइडन हो गया। वह सिर्फ फिश बेचकर पैसे कमाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब उसे रियलाइज हुआ कि कल्टीवेशन में इनकी ट्रू वैल्यू क्या है। यह ह्यूज था। इस इंसाइट के लिए उसने सिंसियरली कल्टीवेटर को थैंक किया, क्योंकि यह नॉलेज फ्यूचर में उसके काम आने वाली थी। थोड़ी देर बाद लियांग एक एली में बैठा अपने पैसे काउंट कर रहा था। तभी उसके पीछे से कोई आया। वह लाइबो था, उसका चाइल्डहुड फ्रेंड, जो उसे ढूंढते हुए आया था क्योंकि उसने मार्केट में हुई घटना के बारे में सुना था। उसने लियांग को कंग्रेचुलेट किया कि उसने विलेज के लिए प्राइड लाया है, जो लियांग ने डेफिनेटली अप्रिशिएट किया। लेकिन अपॉर्चुनिटी देखकर उसने लाइबो को थैंक करने का भी मौका लिया कि जब उसे हेल्प की जरूरत थी तो लीबो विलेज चीफ को लेकर आया था। और एक फ्रेंड होने के नाते लाइबो ने उसे टीज करते हुए कहा कि अगर वह रियली ग्रेटफुल है तो उसे अपने 6 टेल्स ऑफ सिल्वर दे दे। और ऑब्वियसली लियांग ने इसे इग्नोर कर दिया और स्ट्रेट टू द पॉइंट आ गया। उसने पूछा कि यांग मार्शल आर्ट्स स्कूल में एनरोल होने का एक्चुअल कॉस्ट क्या है, और यह सुनकर लिबो रियली एक्साइटेड हो गया, खासकर क्योंकि उसके फादर भी उसे वहां भेजने वाले थे। स्कूल का बेसिक एनरोलमेंट, जिसमें लॉजिंग और मील्स शामिल नहीं थे, 7 टेल्स ऑफ सिल्वर का था। अगर लॉजिंग और मील्स इंक्लूड करने थे तो 10 टाइल्स, और अगर मेडिसिनल बाथ्स भी ऐड करने थे तो 20 टाइल्स। ये दूसरे स्कूल से प्राइसी था, लेकिन ये सबसे प्रेस्टिजियस भी था, जिससे ये वर्थ इट था। और लियांग को भी यही लगा, इसलिए वह मुस्कुराया, क्योंकि अब वह अपने बजट के साथ स्कूल में एंटर कर सकता था। पिछले कुछ दिनों में लियांग ने कुल 9 टेल्स ऑफ सिल्वर इकट्ठा कर लिए थे, इसलिए बिना किसी हेजिटेशन के उसने लीबो को बताया कि वे दोनों कल एक साथ स्कूल में साइन अप कर सकते हैं। यह सुनकर लीबो और भी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि टाइमिंग दोनों के लिए परफेक्ट थी। लेकिन जैसे ही मोमेंट सही लग रहा था, उनकी एक्साइटमेंट अचानक कट शॉर्ट हो गई, क्योंकि लियांग की पैसिव एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। उसकी सेंसेस इतनी शार्प हो गईं कि उसे स्पाइन तक एक चिल महसूस हुआ। वह नियर बाय लोगों की कॉन्वर्सेशन सुन सकता था, बशर्ते वे भी किसी वाटर सोर्स के पास हों। और इस बार आवाजें शॉ मैनर के लोगों की थीं। जो उसने सुना, उससे उसका स्टमक ड्रॉप हो गया। वे कुछ रैंडम बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि स्पेसिफिकली उसे ट्रैक डाउन करने की बात कर रहे थे। और यह बैड था, एब्सोल्युटली बैड। अगर वे उस पर ऑलरेडी थे तो उसे फास्ट पावर अप करने की जरूरत थी। इसलिए बिना एक सेकंड वेस्ट किए, जैसे ही नाइट हुई, लियांग वापस लेक पर पहुंच गया और उसकी सरप्राइज के लिए चुनी ने एक और स्पिरिट फिश कैच कर ली थी। बिना टाइम वेस्ट किए उसने डिसाइड किया कि वह इसे खाएगा, लेकिन वह कोई ब्रूट नहीं था जो चीजों को रॉ ही डिवावर कर दे। उसने इसे प्रॉपरली कुक किया, कुछ सीजनिंग डाली और एक सूप बनाया, और रिजल्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग था। फ्लेवर्स इतने वेल ब्लेंड हुए कि सिर्फ सूप का टेस्ट ही उसके माउथ को अनबिलीवेबल रिचनेस से भर दे रहा था।
और उसके पेट्स तो प्रैक्टिकली ड्रूल कर रहे थे अरोमा से मेस्मराइज्ड होकर। फॉर्चुनेटली लियांग वह टाइप नहीं था जो गुड फूड को खुद तक ही लिमिट करे। उसने जेनरसली अपने कंपेनियंस के साथ पोर्शंस शेयर किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को उनका फिल मिले, और इसके साथ ही मील और रिवॉर्ड्स दोनों सेटिस्फाइंग थे। इस स्पिरिट फिश ने उसे 24 वाटर एसेंस दिए जो हॉर्न्ड पोमेट से कहीं ज्यादा थे, जिसने सिर्फ 18 दिए थे। इसके साथ उसने इमीडिएटली अपनी पावर रिफाइन करने के लिए इसे यूज किया, और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, एनर्जी जो उसके थ्रू सर्ज हुई वह पहले से कहीं स्ट्रॉन्गर थी। उसका फ्यूजन अब नियरली 12% तक पहुंच गया था, जिससे उसे एक अच्छा लड़ाई की इच्छा होने लगी ताकि वह देख सके कि वह एक्चुअल कितना सुधरा है। लेकिन यही सब नहीं था, उसका वाटर कंट्रोल भी कंसिडरेबल ग्रो हो गया था। अगर वह चाहता तो इस चंकी लिटिल गाय को बिना स्वेट बहाए हाई इनटू द एयर उठा सकता था। लेकिन जैसे ही उसने अपने बीस्ट की तरफ ग्लांस किया, कुछ और कैच किया। उनकी एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट ड्रॉप हो गई थी और उसने सिर्फ उन्हें फीड किया था। ये 800 से घटकर 779 हो गई थी। यह इनसेन था। यह एक इनक्रेडिबल रियलाइजेशन था। वाटर कॉल्ड्रन उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा वैल्यूएबल साबित हो रहा था, जिससे उसके माइंड में क्वेश्चंस उठने लगे। क्या यह नेचर का प्रोडक्ट था या किसी ग्रेटर फोर्स की क्रिएशन? इसका आंसर कॉल्ड्रन के अंदर ही छिपा होगा। इसलिए उसने इसे क्लोजर लुक के लिए समन किया, और उसकी सरप्राइज के लिए उसे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दिया। कार्विंग्स में एक साइड पर वाटर मंकी एनग्रेव्ड था और दूसरी साइड पर एक विंग्ड ड्रैगन। साथ ही कुछ स्ट्रेंज क्रीचर्स भी थे, जैसे ह्यूमन हेड और स्नेक बॉडी वाला एक क्रीचर, और एक मिस्टीरियस फिगर जो रोब में क्लोक किया हुआ था। यह उसे क्लू दे सकता था कि यह कॉल्ड्रन असल में क्या है, लेकिन यह सब स्पेकुलेशन था। वह अभी खुद को ओवरथिंक नहीं करना चाहता था। उसे फोकस करने की जरूरत थी, खासकर क्योंकि वह कल मार्शल आर्ट्स स्कूल में एनरोल होने वाला था। और बस अगले दिन आ गया। दोनों अब माउंटेन्स के थ्रू एक कैरेज में ट्रैवल कर रहे थे, और अगर लियांग को ऑनेस्ट होना पड़े तो लीबो का बाउंडलेस एंथुसियाज्म उसे यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या उसे स्कूल अलोन ही जाना चाहिए था। यंगर वाला प्रैक्टिकली अपनी सीट पर बाउंस कर रहा था, राइड के लिए वे टू एक्साइटेड। थोड़ी देर बाद वे प्यांग सिटी पहुंचे, एक बस्टलिंग हब जहां डिफरेंट विलेजेस के लोग ट्रेड करने के लिए जमा होते थे। स्ट्रीट्स पैक्ड थीं, एयर चैटर से बजिंग थी, और फ्रेशली कुक्ड स्ट्रीट फूड की सेंट हर तरफ फैली हुई थी। इतना कुछ देखने को था कि दोनों एटमॉस्फेयर में खो गए और डिसाइड किया कि वे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। उन्होंने डिफरेंट फूड्स ट्राई किए, हैंडक्राफ्टेड आर्ट चेक किया, और एक रादर बिजार शो ऑफ स्ट्रेंथ भी देखा, जहां एक आदमी ब्रिक्स पर लेटा हुआ था और एक बफ गाय उस पर हैमर मार रहा था। यह ट्रूली शॉकिंग साइट था। इसी बीच जब वे सिटी में वॉन्डर कर रहे थे, एक ग्रुप ऑफ मैन कुछ फार लेस एंटरटेनिंग प्लान कर रहा था। वे कुछ समय से लियांग के पैसों पर नजर गड़ाए हुए थे, और ओरिजिनली प्लान यह था कि वे उसे पिछले दिन रॉब करेंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि लियांग और लिबो यांग मार्शल आर्ट्स स्कूल जा रहे हैं, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि यह एक इवन बिगर अपॉर्चुनिटी है, 2 बैग्स ऑफ मनी एक की बजाय। यह सोचकर ही वे प्रैक्टिकली सैलिवेट करने लगे। अगर वे अपनी वाइव्स को भी बेच देते तो भी उन्हें इतना वेल्थ नहीं मिलता, इसलिए इसे अपने लिए लेने का आइडिया उनके लिए फार टू टेम्पटिंग था। फिर भी कुछ हेजिटेट कर रहे थे। इतने पैसों के साथ अगर वे कॉट हो गए तो मैजिस्ट्रेट्स ऑफिस के साथ ट्रबल हो सकता था। लेकिन उनके लीडर ने उनकी वरीज को शट डाउन कर दिया और कॉन्फिडेंटली कहा कि थिंग्स इतनी फार नहीं जाएंगी। वह बॉडीज का खुद ध्यान रखेगा, और बिसाइड्स कोई कभी पता नहीं लगा पाएगा। दोनों किड्स स्कूल के लिए शॉर्टेस्ट रूट लेंगे, एक शॉर्टकट जो बैरली एनीवन यूज करता है। यह एम्बुश के लिए परफेक्ट स्पॉट था, और जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, दोनों फाइनली वहां पहुंच गए। बिना एक सेकंड वेस्ट किए गैंग ने उनका रास्ता रोक दिया और स्मग ग्रिन्स के साथ मनी डिमांड किया। उन्होंने क्लियर कर दिया कि लिंग और लीबो के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो विलिंगली पैसे हैंड ओवर करें या रोड साइड पर बेरिड हो जाएं। यह कहते हुए वे लाफ भी रहे थे, जैसे यह कोई सिक जोक हो। अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, जोक उन पर ही होने वाला था, क्योंकि लियांग नहीं हंस रहा था। नहीं, उसके चेहरे पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्माइल था, एक डीवियस स्माइल। उसने डिसाइड कर लिया था, अगर वे किसी को रोड साइड पर बेरिड करने के लिए इतने ईगर थे, तो वह उनकी विश पूरी करने के लिए तैयार था। वे अपने ही कर्व को ईट करने वाले थे। लेकिन आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम के लिए ट्यून इन करें और जानें कि आगे क्या होता है। पिछले चैप्टर में लियानू मार्केट गया था अपनी स्पिरिट फिश बेचने के लिए। वहां उसकी मुलाकात मास्टर से हुई, जो यांग सेक्ट का डिसाइपल था। उसने लियानू की फिश एक हेफ्टी सम में खरीदी, जो कि लियानू को यंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल सही थी। लेकिन इतने पैसे होने की वजह से वह ग्रीडी बास्टर्ड्स का टारगेट बन गया, जिन्हें लगा कि वह लियानू को आसानी से लूट सकते हैं। तो जब लियानू और उसका बेस्ट फ्रेंड यांग सेक्ट ज्वाइन करने जा रहे थे, तो वे थक आ गए, ये सोचकर कि वे उन्हें डरा धमकाकर पैसे छीन लेंगे। लेकिन उनके लिए दुर्भाग्य से लियानू को तो फाइट का बहाना चाहिए ही था। उसने मौकरी करते हुए डबल डाउन किया। अब आगे की
कहानी पर आते हैं। थग्स तुरंत पिस्ड हो गए और उसे घेर लिया, लेकिन लियानो तुरंत आगे आ गया और एक राइट हुक मारी इससे पहले कि वे अपनी पंच पूरी कर पाते। और हमारा लड़का इतना फास्ट था कि उसने दूसरे गाय को अभी भी मिड मोशन में देखा और बिना रुके उसने अपना एल्बो उस इडियट के फेस पर जड़ दिया। और वह यहीं नहीं रुका, उस गाय के ग्राउंड पर गिरने से पहले ही लियानो ने उसके बाल पकड़े मानो वह उसका पर्सनल पंचिंग बैग हो और उसे स्ट्रेट उनके लीडर की तरफ फेंक दिया। वह पोर बास्टर्ड डम्फाउंडेड खड़ा था क्योंकि वह किसी ऐसे किड से इतनी पावर की उम्मीद नहीं कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लियानो का फिस्ट उसके फेस पर जा चुका था। उसे ग्राउंड में इस तरह गाड़ दिया जैसे वह कोई ट्री लगा रहा हो, और यह इतना ब्रूटली किया कि उस गाय की नेक जिस तरह मुड़ी थी उसे लग रहा था कि कोई मॉर्टल इसे सरवाइव नहीं कर सकता। और सबसे फनी बात यह थी कि लियानो ने इतना हार्ड मारने का प्लान ही नहीं किया था। वह खुद भी शॉक्ड था क्योंकि यह उसकी पहली रियल फाइट थी लेवल अप करने के बाद। अब कोई डाउट नहीं था कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज और वाटर बेंडिंग पावर्स दोनों ही स्काई रॉकेट हो गए थे। यह सब देखकर उसका फ्रेंड अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाया। When the hell did लियानो become this strong? उसे जितना भी टाइम हो चुका था उसने कभी लियानो को इतनी पावर दिखाते नहीं देखा था। क्या उसे अब मास्टर की भी जरूरत थी? लेकिन ट्रूथ बताना कोई ऑप्शन नहीं था, तो लियानो ने सिर्फ एक लेम एक्सक्यूज देकर बात टाल दी। उसने कहा कि वह हमेशा से ही जीनियस था और बस उन्हें अब मूव करना था क्योंकि स्कूल के लिए टाइम कम हो रहा था। हालांकि उसका फ्रेंड इस नॉनसेंस पर यकीन करने वाला नहीं था। वह लियानो को इतना अच्छी तरह जानता था कि जीनियस शब्द उसके लिए सबसे आखिरी वर्ड था। लेकिन अगर लियानो अभी बात नहीं करना चाहता था तो ठीक है, वह उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करेगा। इसके साथ वे यांग सेक्ट की तरफ अपना जर्नी जारी रखे और जल्द ही सेक्ट के दरवाजे पर पहुंच गए। वहां उन्हें शंग नाम का एक सीनियर डिसाइपल मिला। फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्होंने ग्रीटिंग की और फिर शंग उन्हें अंदर ले गया जहां एक और इंस्ट्रक्टर उनका टेस्ट लेने वाला था और यह बताने वाला था कि सेक्ट का मेंबर होने का क्या मतलब होता है। यहाँ उनकी मुलाकात सीनियर हु से हुई जो मास्टर यांग के डायरेक्ट डिसाइपल थे। और नहीं, वह कोई ऑर्डिनरी लुकिंग डूड नहीं था, बल्कि वही शख्स था जिसके लग्जूरियस हेयर थे, वही जिसने मार्केट में लियानो की फिश खरीदी थी। हु ने तुरंत लियानो को पहचान लिया जिससे सांग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। हु ने कैजुअली एक्सप्लेन किया कि वह इस जूनियर से पहले मिल चुका है। यह स्मॉल ट्विस्ट ऑफ फेट सांग को काफी प्लीज्ड कर गया क्योंकि इससे लेंथी इंट्रोडक्शंस स्किप हो गए और सीधे बिजनेस पर आ गए। अब से जूनियर सीनियर ब्रदर हु के गाइडेंस में रहेंगे। उस रात के लिए उन्हें मार्शल हॉल में रहने की परमिशन मिल गई। इसके बाद उन्होंने सांग को थैंक किया और सीनियर हु को फॉर्मली ग्रीट किया। हु ने उनका रिस्पेक्ट एक्नॉलेज किया, लेकिन साथ ही यह भी क्लियर कर दिया कि उसके पास पूरा दिन नहीं है। वह एक बिजी मैन था, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए उसने उन्हें फॉलो करने को कहा ताकि वह उनकी बोन स्ट्रक्चर टेस्ट कर सके। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे हेजिटेट करने लगे। हु ने उनकी एंग्जाइटी देखकर हंस दिया और उन्हें रिएश्योर किया कि इसमें वरी करने वाली कोई बात नहीं है। यह सिर्फ उसका तरीका था यह जानने का कि कौन सा कल्टीवेशन पाथ उनके लिए सही रहेगा। यह बात इन प्रोविंस बॉयज के लिए नई थी, लेकिन लियानो इग्नोरेंट रहने वाला नहीं था। उसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और अपने सीनियर से पूछा कि यह कल्टीवेशन पाथ क्या होता है। थैंकफुली हु एक टीचर था और उसने बिना हेजिटेट किए एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। मार्शल आर्ट्स 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होते हैं। 1, स्किन बैरियर, यह बॉडी को ऑक्साइड की तरह हार्डेंड कर देता है, स्किन को टफ और रेजिलिएंट बनाता है जिससे डिफेंस ग्रेटली एनहांस होती है। 2, फ्लैश बैरियर, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है जिससे एक ग्रोन मैन को एक हैंड से उठाना आसान हो जाता है। 3, बोन बैरियर, पावर को और भी रेकलेसली अनलीश करता है जिससे स्टोन को शैटर करना और मॉन्यूमेंट्स को स्प्लिट करना पॉसिबल हो जाता है। 4, ब्लड बैरियर, यह फाइनल रिफाइनमेंट है जो बॉडी के हर एस्पेक्ट को रिइंफोर्स करता है जैसे सिल्क पर एम्ब्रॉयडरी। मार्शल कल्टीवेशन का कोर एक ही चीज है, रिफाइनमेंट। लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के लिए चाहे वे अपनी बॉडी को कितना भी रिफाइन कर लें, हमेशा एक लिमिट होती है और उस लिमिट को ब्रेक करने के लिए 2 चीजें इंडिस्पेंसिबल हैं, टेक्निक और मेडिसिन। हु ने एक एग्जांपल दिया। उसने यांग मार्शल हॉल के 3 फिस्ट तकनीक का जिक्र किया। सही तकनीक के साथ एक कल्टीवेटर ऊपर की तरफ क्लाइंब कर सकता है जैसे स्टेयरकेस पर चढ़ना, लेकिन यह पार्ट स्टीप और ट्रेचरस होता है। तेजी से और स्टेडिली क्लाइंब करने के लिए एक हैंडरेल की जरूरत होती है और वह हैंडरेल है मेडिसिन। जैसे कि वह बुलहॉर्न पोमेट फिश जो लियानो ने उसे बेची थी, वह फिश एग्जैक्टली वैसा ही रिसोर्स था जो कल्टीवेटर्स को रिफाइनमेंट के लिए चाहिए होता है। इस मोमेंट में लियानो को एक रियलाइजेशन हुई जो उसे एनलाइटन और डिलाइट दोनों कर गई। अपने पेट्स के साथ इन मेडिसिन्स को गैदर करना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वह प्रैक्टिकली लाइफ के लिए सेट था। सीनियर हु उनके एक्सप्रेशन से ही समझ गया कि उनके माइंड्स में पॉसिबिलिटीज की रेस लगी हुई है। शायद वे पहले ही प्लान बना रहे थे कि इस न्यू फाउंड नॉलेज का कैसे एडवांटेज लिया जाए, लेकिन इससे पहले कि वे बहुत आगे निकल जाएं, हु ने उन्हें याद दिलाया कि इसे स्लो लेना होगा। मार्शल पार्ट लंबा होता है और रश करने से सेटबैक्स ही होंगे। उन्हें हर स्टेप पर फोकस करना होगा। यह एडवाइस उनके लिए वैल्यूएबल थी। इसके साथ उन्होंने टेस्ट रिज्यूम किया ताकि उनकी बोन स्ट्रक्चर्स एग्जामिन की जा सके। वहीं एक ट्रबलसम ग्रुप जिसका लीडर यांगी था लियानो पर नजर गड़ाए हुए था। उनके एटीट्यूड से साफ था कि वे जाओ मैनर के 3rd यंग मास्टर जिया शुआन के लैकीज थे। यह ग्वाई लियानो को क्वाइट पसंद करने लगा था और यांगी और उसके फॉलोअर्स के लिए यह एक नई चैलेंज थी। शुआन और उसके दोस्त को सेक्ट से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। शुआन ने उन्हें वादा किया था कि वह उन्हें जो कुछ भी चाहिए वह देगा, लेकिन असली वजह यह थी कि शुआन का लियांग कू पर इतना ध्यान केंद्रित करना सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। सच
सच तो यह था कि जाया मैनर असल में इमॉर्टैलिटी पाने के लिए पिल्स नहीं बना रहा था, कम से कम उस तरह से नहीं जैसा लोग सोचते थे, बल्कि वे शुआन को ठीक करने के लिए पिल्स बना रहे थे। उसके बड़े भाई मास्टर श्याओ का मानना था कि लियांग को एलिक्सिर रिफाइन करने के लिए परफेक्ट मटेरियल था, मेनली क्योंकि वह शुआन की ही उम्र का था, और चूंकि शुआन बचपन से ही कमजोर था इसलिए उसकी उम्र के किसी व्यक्ति से फीटल पिल ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था। लिंग को आइडियल कैंडिडेट था। प्रॉब्लम यह थी कि वह लैड यांग सेक्ट में शामिल हो गया था, जिसका मतलब था कि उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्हें एक और टारगेट ढूंढने की जरूरत थी जिसे कोई याद भी न करे। मास्टर श्याओ ने इस आइडिया को लगभग छोड़ ही दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से शुआन ने खुद सब कुछ सुन लिया था और वह किसी ऑर्फन किड्स को अपने रास्ते में आने देने वाला नहीं था। इंतजार करने के बजाय उसने खुद ही कदम बढ़ाने का फैसला किया। अगर वह खुद इस मैटर को हैंडल करता तो चीजें और आसान हो जाती और जल्द ही वह अपने शैकल्स तोड़कर अपने एलिक्सर एपर्चर तक पहुंच जाता। इसी बीच लियांग और लाइबो ने अपने बोन स्ट्रक्चर्स की जांच पूरी कर ली थी, लेकिन लीबो अभी भी शॉक में था। यह तथ्य कि लियांग की बोन स्ट्रक्चर टॉप टियर थी जबकि उसकी खुद की मिड हाई टियर थी उसके लिए अनएक्सेप्टेबल था। इसलिए वह यह सोच रहा था कि टेस्ट रिग्ड होगा। हालांकि वह जानता था कि ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था। वह हमेशा से मानता था कि वे दोनों इक्वल्स हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह अपने बेस्ट फ्रेंड की कहानी में बस एक साइड कैरेक्टर है। फिर भी यह डिस्करेज होने का समय नहीं था, इसलिए उसने इन थॉट्स को साइड में रखा और आगे बढ़ गया। इसके बाद वे दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड्स की ओर जाने ही वाले थे कि उनकी मुलाकात एक फेमिलियर फेस से हो गई। वह चेंजे चांग था, वही लड़का जो पिछले दिन लींग के साथ स्पिरिट फिश बेच रहा था। लेकिन जिस तरह से लीबो तुरंत आगे बढ़ा और उसे साइज अप करने लगा, उससे साफ था कि उसका इस लड़के के साथ लींग से ज्यादा हिस्ट्री थी। बैड ब्लड साफ दिख रहा था और कुछ ही सेकंड में वे दोनों लड़ने ही वाले थे। लियांग ने इसे अलाउ नहीं किया। अगर वे वाकई पंचेस मारने लगते तो सीरियस ट्रबल हो जाता, इसलिए उसने बीच में ही इंटरवीन करके सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। जब टेंशन थोड़ी कूल डाउन हुई तो लियांग ने पूछा कि क्या चेन भी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने आया है। चेन ने कंफर्म किया और पता चला कि उसका और लियांग का गोल एक ही था। शुरू से ही वह स्पिरिट फिश बेचकर स्कूल में दाखिला लेने के लिए पैसे जमा कर रहा था। यह रियश्योरिंग था क्योंकि जितने ज्यादा लोग सेम डिटर्मिनेशन के साथ होंगे उतना ही बेटर होगा। इसलिए लियांग ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे भी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया, खासकर जब सीनियर हु ट्रेनिंग ग्राउंड्स में पहले से ही पढ़ा रहा था और वे इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते थे। इसके बाद वे ट्रेनिंग में शामिल हो गए, लेकिन चूंकि वे अभी न्यू थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके बॉडीज लिटरली आफ्टर लाइफ में पहुंच गए हैं। ट्रेनिंग का इंटेंसिटी उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था। उनकी मसल्स क्रेजी तरीके से स्पैज्म कर रही थीं, लिम्स जेली की तरह लग रही थीं और उनकी सांसें बुरी तरह से फूल रही थीं। थैंकफुली जब वे पूरी तरह से कोलैप्स होने ही वाले थे, सीनियर हु ने ब्रेक का अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। इंस्ट्रक्टर लू आफ्टरनून में ट्रेनिंग संभालने वाला था, जिसका मतलब था कि उनके पास रिकवर करने के लिए बस थोड़ा सा टाइम था और फिर वे फिर से ग्राइंड में लग जाते। इस पॉइंट पर लाइबो क्विट करने का सोच रहा था क्योंकि सीरियसली ये एब्सोल्यूट टॉर्चर था। वह इस लेवल के पेन के लिए बना ही नहीं था। चेन ने उस पर हंसते हुए उसे वीक विल्ड कहा, लेकिन बिफोर दे कुड इवन प्रॉपर्ली कैच देयर ब्रेथ ट्रबल आ गया। यंग हाई और उसका लैकी उन्हें तंग करने लगे, इंसल्ट्स फेंकते हुए बिहेव कर रहे थे जैसे कि वे इस प्लेस के मालिक हों। लेकिन वर्स्ट पार्ट यह था कि उन्होंने 100 कॉइंस की डिमांड डोनेशन के तौर पर, यह कहते हुए कि अगर वे पे करेंगे तो उन्हें सेक्ट में रहने दिया जाएगा। यह सीधा सीधा बेवकूफ था। सीनियर व्यू ने कभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए लिबो तुरंत ही हाथ फेंक दिया, करने के लिए रेडी हो गया। हालांकि वह जानता था कि उसके स्किल्स उनके बराबर नहीं थे। उसे बस सेटिस्फैक्शन चाहिए था कि वह इनमें से किसी एक को फेस पर पंच मारे। लेकिन बिफोर ही कुड मेक अ मूव, लियांग ने उसे रोक दिया क्योंकि यहाँ फाइट करना रेकलेस होगा और सीनियर हु के लिए अननेसेसरी ट्रबल पैदा करेगा। यंग हाई ने इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए लाउडली यह बताया कि वह स्किन बैरियर को ब्रेक करने वाला है और वह इसका टेस्ट करने के लिए न्यूबीज को टारगेट कर रहा था। यह फाइट उनके लिए जीतना मुश्किल था। अगर वे किसी रिवर के पास होते तो लियांग के पास चांस होता, लेकिन इस सिचुएशन में यह लूजिंग बैटल थी। थैंकफुली सीनियर हु वापस आ गया और नॉनसेंस को एस्केलेट होने से पहले ही रोक दिया। उसने न सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन को शट डाउन किया बल्कि यंग हाई और उसके लैकीज को उनके एंटिक्स के लिए पनिश भी किया, जिससे यंग हाई उनसे और भी ज्यादा हेट करने लगा। उन्होंने एम्प्टी थ्रेट्स फेंकी और फाइनली बैक ऑफ कर गए। लेकिन जैसे ही वे वहां से निकले, लियांग ने अपने पैसिव स्किल के जरिए कुछ महसूस किया। कोई उसके बारे में बात कर रहा था और उनकी टोन से साफ था कि वे अभी भी उसे टारगेट कर रहे थे। यहाँ तक कि यांग सेक्ट में ज्वाइन करने के बाद भी वे गिव अप नहीं कर रहे थे और वर्स वे डेस्परेट लग रहे थे, जो कि अच्छा साइन नहीं था। अगर वे इतने परसिस्टेंट थे तो वे हेजिटेट नहीं करेंगे जब वह वल्नरेबल होगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसके फ्रेंड्स भी क्रॉस फायर में फंस सकते थे। उसने हेजिटेट करने का टाइम वेस्ट नहीं किया और बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए वह बस यह कहकर चला गया कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है और वह आफ्टरनून में घर जा रहा है। उसका प्लान था लोटस पॉन्ड की ओर जाना, जहां उसे एडवांटेज होगा और कोई विटनेसेस नहीं होंगे। वह जो कुछ भी अनलीश करने वाला था उसे कोई नहीं देखेगा। लेकिन यह सब अगली बार के लिए, तो नेक्स्ट टाइम के लिए ट्यून इन रहें।